हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी में चैप्टर 6 जो है प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य जीवन। अर्थात ये चैप्टर जो है हम पूरे विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे कि पूरे विश्व में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं और उनका जीवन काल कैसा रहता है। इन शॉर्ट बोलें तो पूरे विश्व में वनों के कितने प्रकार हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये वन जो है किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, कैसा तापमान है, साथ में इन्हें और किन नामों से जाना जाता है, वो सब जो है हम डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है CTET के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन जो है हमेशा देखने को मिलते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलें। अगर वीडियो से लगता है कि आपको हेल्प मिल रही है, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके और वो अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर यूजफुल लगता है तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। और टेलीग्राम ग्रुप पर भी स्टडी मटेरियल सेंड की जाती हैं, साथ में करंट अफेयर्स कुछ होते हैं, तो वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चैप्टर जो है हमारा प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। अर्थात इस चैप्टर में जो है हम प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं कि भारत में जो वन है वो वर्षा का अनुसरण करते हैं। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो यही चीज़ देखने को मिलती है, जहां पर तापमान अधिक होता है वहां पे वर्षा जो है अधिक होती है, और उन वर्षा के आधार पर, तापमान के आधार पर, उसकी नमी के आधार पर ही वनस्पतियों की जो है वृद्धि होती है। तो ये जो है बेसिक चीज़ था, लेकिन हम इसमें देखते हैं कि क्या इस चैप्टर में बताया गया, और जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं आप केवल उन्हें पढ़िए, क्योंकि मैंने इस पर आप लोगों के लिए काम किया। आप पूरी बुक पढ़ने लगेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का। आप केवल हाईलाइटेड पॉइंट्स के थ्रू जो है पढ़ सकते हैं, तो आपका टाइम भी सेव होगा और आप अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। तो जो भारत में जो वनस्पति है, मतलब पूरे विश्व में जो वनस्पति है, वनस्पतियों की वृद्धि जो है वो किस पे, तापमान और नमी पर निर्भर करती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत में सॉरी मैं बार बार भारत बोल रही हूँ, लेकिन ये चैप्टर जो है विश्व के संदर्भ में मेरे मुंह से निकल जा रहा है भारत। देखिए, वनस्पतियों की वृद्धि जो है वो किस पे, तापमान और नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा जिस भी क्षेत्र में वनस्पतियां उग रही है, वहाँ की ढाल कैसी है, वहाँ की मिट्टी की परत की जो मोटाई है वो कैसा है, इन सब कारकों पे जो है निर्भर करता है। और इसी के आधार पर जो है भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों को जो है 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब वनस्पति की वृद्धि किस प्रकार से होती है, इसको जो है 3 श्रेणियों में जो है बांटा गया है। और वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारा वन, दूसरा है घास स्थल, और तीसरा है कंटीली झाड़ियाँ या कांटेदार झाड़ियाँ। तो सबसे पहले देखिए वन। बेसिक सा चीज़ समझ लीजिए कि वन वहाँ पे उगते हैं जहाँ पे वर्षा अधिक होती है। जहाँ पे थोड़ी कम वर्षा होती है अर्थात मध्यम वर्षा होती है, वहाँ पे घास स्थल होते हैं। जहाँ पे वर्षा बिल्कुल नहीं होती है वहाँ पे क्या होती है, कांटेदार झाड़ियाँ। तो इन्हीं सब चीज़ों को, इसको आपको ध्यान में रख के चलना है कि जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होगी वहाँ पे वन होंगे। तो वनों के कितने प्रकार हैं वो सब हम आगे देखेंगे। घास स्थल कौन कौन से हैं, और जगहों पे, अलग अलग जगहों पे इन घास स्थलों के अलग अलग क्या नाम है, ये सब चीज़ें जो है हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है ये वन जो है उगते हैं। तो वन कहाँ पे उगते हैं? जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, जहाँ का तापमान अधिक होता है, वहाँ पे क्या उगते हैं? वन। और ये जो वन आपके बहुत ज़्यादा घने अर्थात सघनन भी हो सकते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा घने हो सकते हैं जहाँ पे सूर्य की रोशनी ना पहुँचे, और ये वन हो सकता है कि बहुत खुले खुले भी हों। और अगला है हमारा घास स्थल, दूसरा पॉइंट। तो जो घास स्थल है ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और कांटेदार झाड़ियाँ, और ये तो शुष्क क्षेत्रों में, मतलब जो सूखे हुए क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। अब एक और देख लीजिए कि उपध्रुवीय प्रदेशों में जो है, मतलब जो बहुत ज़्यादा ठंडी एरिया है, वहाँ पे जो है शंकुधारी वन पाए जाते हैं। रेगिस्तान में जो है कांटेदार झाड़ियाँ, और जो आर्द्र प्रदेश हैं, मतलब कि जहाँ पे नमी रहती है हमेशा, मौसम में, तापमान में नमी बनी रहती है, वहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय दृढ़ कास्ट वाले वनों जो वन पाए जाते हैं। इन सब के बारे में जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब चैप्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, और मैं बार बार बोल रही हूँ कि जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। मैंने बताया था कि वन कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे वर्षा अधिक होती है। तो यही इसमें बोला गया है, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। और ये वन जो हैं बहुत ज़्यादा घने होते हैं,
घने होते हैं और ये भूमध्य रेखा तथा उष्ण कटिबंध के पास में पाए जाते हैं। देखो भूमध्य रेखा क्यों बोला गया है, क्योंकि भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र, भूमध्य रेखा मतलब आप याद रखिए कि विषुवत रेखा, जो विषुवत रेखा वाला एरिया है वहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तो जहाँ पे तापमान अधिक होगा वहाँ पे जो है वर्षा अधिक होगी। देखिए अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये जो है हमारा विषुवत रेखा है। अगर हम पूरे विश्व को देखें तो विषुवत रेखा, मान लो कि ये हमारा विषुवत रेखा है और जो विषुवत रेखा के पास वाला एरिया है, जो पास वाला जो एरिया है यहाँ पे जो है तापमान अधिक होता है और ये 0 डिग्री पर होता है और इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। और यहाँ पे तापमान अधिक होने के कारण वर्षा जो है इन जगहों पर अधिक होती है। इसलिए यहाँ पे जो वन है उन्हें क्या बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अर्थात उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सदाबहार वन इसका नाम क्यों दिया गया है ये भी हम देखेंगे। देखिए ये वन जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं और ये भूमध्य रेखा तथा उष्णकटिबंध के पास में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं लेकिन पूरे वर्ष जो है यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, वर्षा अत्यधिक देखने को मिलती है। यहाँ का जो मौसम है कभी भी सूखा नहीं देखने को मिलता है, इसलिए पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं पूरी तरह से झड़ती नहीं है। अब पेड़ों की पत्तियां झड़ती नहीं है इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को ही उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। वर्षा वन इसलिए कहते हैं क्योंकि इन जगहों पे वर्षा अधिक होती है, इसलिए उसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। और ये अपनी पत्तियां कभी भी नहीं झाड़ते, अर्थात यहाँ पे जो है लगातार बारिश होती रहती है, इस जिसके कारण पत्तियां इनकी सूखती नहीं है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। और ये वन जो है काफ़ी घने होते हैं और इनका जो बहुत ही मोटी एक परत होती है, जिसके कारण अगर हम देखें तो दिन के समय में भी यहाँ पे सूर्य की रोशनी अंदर तक पहुँच पाना जो है बहुत ही नामुमकिन सा होता है। आमतौर पर यहाँ पे कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ पे दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, रोजवुड, आबुनस, महोगनी। देखो इसके अलावा जो है नारियल, ताड़ के वृक्ष भी पाए जाते हैं। ये भी उष्णकटिबंधीय वनों के ही जो है विशेषताएं हैं कि यहाँ पे वृक्ष जो है नारियल, ताड़ जो है वो भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। अगर हम बात करें, एक ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ब्राज़ील में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो इतना विशाल है कि ये पृथ्वी के फेफड़ों की तरह प्रतीत होता है। तो पृथ्वी के फेफड़ों की तरह प्रतीत होने वाला वन कहाँ पे पाया जाता है, वो है ब्राज़ील में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो देखिए एक तो पर्णपाती नाम दिया गया है तो मतलब कि ये कुछ इस वन की उससे अलग विशेषताएं होंगी। मतलब पर्णपाती मतलब ये पत्तियां अपनी झाड़ देते होंगे। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को क्या नाम दिया गया है, मानसूनी वन। अर्थात उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को ही मानसूनी वन भी कहा जाता है। और ये जो है कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में जो है मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी वन कहते हैं। और ये जो वन है जल संरक्षित के लिए शुष्क मौसम में यहाँ की अगर जब सूखा मौसम होता है उस टाइम पे ये वन जो है अपनी पत्तियां जो है पूरी तरह से झाड़ देते हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले जो दृढ़ काष्ठ वृक्षों में कौन कौन से हैं, साल, सागवान, नीम, शीशम। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, या कुछ 3-4 आपको वनों के नाम दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इनमें से कौन सा है। तो इस तरीके से वनों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका बनता है और ये पूछा भी जाता है। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन किसे कहा जाता है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को ही मानसूनी वन भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखिए। और एक चीज़, जो दृढ़ काष्ठ जो वृक्ष हैं वो फर्नीचर के लिए, यातायात और निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ये आम तौर पे जो है यहाँ पे जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। आगे देखिए, शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। अर्थात ये जो है, ये वैसे तो आपका कभी भी देश के नाम नहीं पूछता है, लेकिन आप इसे एक बार पढ़ लेना, आज तक तो नहीं पूछा है। तो शीतोष्ण सदाबहार वन जो है ये मध्य अक्षांशों मतलब मध्य अक्षांश में और तटीय जो प्रदेश हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। हाँ, ये पूछ देता है कि बांज, यूकेलिप्ट, अगर आपको एक दे दिया जाए कि बांज किन वनों में पाया जाता है, तो ये शीतोष्ण सदाबहार वन में पाया जाता है। बांज,
चीड़, यूकेलिप्टस, ये जो है कहाँ पे शीतोष्ण सदाबहार वन के प्रकार है। और ये दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के वन यहाँ पे पाए जाते हैं। मतलब शीतोष्ण सदाबहार वन में दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय सदाबहार में सिर्फ दृढ़ काष्ठ वाले वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या है। देखो, जो उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर, जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो जो जलवायु हो वो शीतोष्ण होती जाती है, मतलब कि वो थोड़ी सी ठंडी होती जाती है। शीतोष्ण पर्णपाती वन वहाँ पे मिलते हैं। और ये जो है कौन कौन से देश में मिलते हैं ये आप देख लीजिएगा। और ये अपनी पत्तियाँ जो हैं शुष्क मौसम में, मतलब जब सूखा मौसम होता है, जब गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, तो उस टाइम पे ये झाड़ देते हैं। और झाड़ देते हैं, इसलिए इसको पर्णपाती वन कहा गया है। यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं वो बांज, ऐस, बीच, मतलब बीच किस वन का उदाहरण है? शीतोष्ण पर्णपाती वन का। ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? लोमड़ी, हिरण, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? फिजेंट ऑल मोनाल, ये जो है पक्षी पाए जाते हैं। तो फिजेंट प्रकार की पक्षी किस वन में पाई जाती है या कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको कई बार ये जो है आपको देश का नाम भी देकर पूछ सकता है या आपको वन का नाम देकर भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति जो महाद्वीपों के पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारों पे अधिकांश जो है शीतोष्ण सदाबहार वन और पर्णपाती वनों से ढका रहता है। मतलब कि जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी किनारे हैं वहाँ पे शीतोष्ण वन और पर्णपाती वन मिलते हैं। ठीक है। जो महाद्वीप का जो पश्चिमी एरिया और दक्षिण पश्चिमी किनारा है, मतलब पश्चिम का एरिया और दक्षिण पश्चिम किनारा पड़ता है, यहाँ पे भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अर्थात भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी किनारे पर, महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम किनारों पर जो है ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। बस इससे यही रिलेटेड क्वेश्चन है। और आगे देखिए कि भूमध्य सागरीय जो वृक्ष हैं ये कैसे होते हैं? ये जो वृक्ष हैं ये शुष्क होते हैं, ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं और उनकी मोटी छाल जो है अपनी पत्तियों का जो है वाष्पोत्सर्जन करती है। मतलब जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर है उसको जो है वाष्पोत्सर्जन कर देती है और अपने छालों में जो है वाष्पोत्सर्जन सर्जित कर लेती है। और इस प्रकार जो है ये जो है इसकी विशेषता है। और भूमध्य सागरीय प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। तो विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? तो वो है भूमध्य सागरीय प्रदेशों को। ठीक है। आगे देखिए, आगे है हमारा जो इन प्रदेशों में जो है गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु पाई जाती है। और यहाँ पे जो है इन क्षेत्रों पे संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे जो है नींबू वंश सिट्रस के फल पाए जाते हैं। अर्थात अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिट्रस फल कहाँ पे पाए जाते हैं तो वो उसका आंसर क्या? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जो है नींबू वंश सिट्रस प्रकार के फल जो है पाए जाते हैं। तो गर्म शुष्क यहाँ का जो मौसम होता है भूमध्य सागरीय प्रदेश का, ये गर्म शुष्क मतलब गर्म और थोड़ा ठंडा वाला क्षेत्र होता है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे वर्षा भी होती है और ऋतु जो है वो मृदु बनी रहती है। ठीक है। नींबू सिट्रस ये क्वेश्चन आपका बनता है और कई बार पूछा भी गया है, तो इसको याद रखिएगा। शंकुधारी वन। शंकुधारी वन जो उत्तरी गोलार्ध में, मतलब कि पूरे उत्तरी गोलार्ध में जहाँ पे उच्च अक्षांशों पर, मतलब 50 to 70 डिग्री जो अक्षांश है वहाँ पे जो है शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और टैगा भी इन्हें कहते हैं। तो टैगा वन किसे कहते हैं? शंकुधारी वन को ही टैगा वन कहते हैं। याद रखिए, टैगा वन किसे कहते हैं? शंकुधारी वन को टैगा वन कहते हैं। ये वन जो है अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं और इन्हीं वृक्षों को जो है हिमालय में प्रचुर मात्रा में जो है देखा जाता है। यही जो है शंकुधारी वन जो है हिमालय में प्रचुर मात्रा में, इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। और ये बहुत लंबे होते हैं, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। और इन वृक्षों को जो है, ये जो वृक्षों के काष्ठ का उपयोग जो है, जो दृढ़ काष्ठ वाले जो वृक्ष हैं इनका प्रयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो अखबारी कागज बनाने के काम में आता है। नरम काष्ठ का उपयोग जो है माचिस की पैकेजिंग के लिए, माचिस के बॉक्स बनाने के लिए भी किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि माचिस के बॉक्स या पैकेजिंग के लिए किन वृक्षों का प्रयोग किया जाता है? तो वो है शंकुधारी वृक्ष का। ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, मतलब कि उच्च अक्षांशों पे शंकुधारी वन कौन कौन से हैं? क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा शंकुधारी वन है या कौन से जो है टैगा वन है। तो चीड़, देवदार इसके जो है उदाहरण है। और यहाँ पे जो है रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर जो है यहाँ पर पाए
जाते हैं। अब आती है बात घास स्थल की। देखिए, घास में भी उष्णकटिबंधीय घास स्थल पाए जाते हैं, सेम वैसे ही शीतोष्ण घास स्थल और कंटीली झाड़ियों के बारे में बात करेंगे। तो जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, ये वन जो है भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। ये जो घास स्थल है किसी भूमध्य रेखा के आसपास कहीं पर भी उग जाते हैं और ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंध क्षेत्र तक फैले होते हैं। मतलब यहाँ पे वर्षा तो अधिक होती है, लेकिन थोड़ा सा अगर उसकी ऊंचाई पर जाएं तो वहाँ पे जहाँ पे थोड़ी मध्यम वर्षा होती है वहाँ पे घास स्थल पाए जाते हैं और ये भूमध्य रेखा के ही आसपास जो है पाए जाते हैं। ये वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती हैं और ये घास जो है काफ़ी ऊंची होती है, 3 से 4 मीटर की इनकी जो है ऊंचाई हो सकती है। इन घास स्थलों को जो है अफ्रीका में जो है सवाना के नाम से जाना जाता है, सवाना बोला जाता है। और इन घास स्थलों में जो जानवर पाए जाते हैं वो हाथी, जेब्रा, जिराफ, तेंदुआ जानवर जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब शीतोष्ण घास स्थल जो है ये मध्य अक्षांशों अर्थात जो मध्य अक्षांश है वहाँ पे जो है महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं और यहाँ पे घास आमतौर पे छोटी और पौष्टिक होती है जो कि पशुओं के काम आती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, वाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। तो जंगली भैंस कहाँ पर पाई जाती है या वाइसन कहाँ पर पाई जाती है, एंटीलोप जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये शीतोष्ण घास स्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंटीली झाड़ियाँ, फिर इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। कंटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय जो रेगिस्तान वाला एरिया है, जैसे कि हमारा अगर बात करें राजस्थान जैसा एरिया, इन जगहों पे जो है महाद्वीपों में महाद्वीप जो है पश्चिमी किनारे पर मतलब कि जो अफ्रीका हुआ, इन जगहों पे जो है तीव्र गर्मी पड़ती है और बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ पे वनस्पतियों की कमी रह जाती है। सहारा मरुस्थल, यहाँ पे जो है कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इन जगहों पे जो रेगिस्तान वाला एरिया है वहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। अगर ध्रुवीय प्रदेशों में हम जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे आपको अत्यधिक ठंडा होता है और यहाँ की जो प्रकृति है, जो वो सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है यहाँ केवल कौन कौन सी, देखिए काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ। काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ कहाँ पे मिलती हैं, ध्रुवीय प्रदेशों में। ठीक है, और इसे जो है टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं, टुंड्रा वनस्पति। देखिए हम कितने टुंड्रा वनस्पति की बात किया हमने, टैगा वनस्पति की बात किया हमने, मानसूनी वन कौन से होते हैं, सदाबहार वन कौन से होते हैं, तो और ये सिट्रस वन कौन से होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इनके अलग अलग नाम हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यही जो जगह है बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। एशिया का भी जो ऊपरी वाला एरिया है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अगर रशिया की बात करें तो इन क्षेत्रों में जो है टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ के जो जानवरों के शरीर पर जो है मोटा फर होता है, मोटी चमड़ी होती है, उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखने के जो है ये काम में आती है। और यहाँ कौन कौन से जो जानवर हैं वो हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी। ये सब जो है जानवर जो है ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है विभिन्न घास स्थल। उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन से हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। हम केवल इसमें यही पढ़ेंगे, वैसे और भी है इसके अलावा भी, लेकिन आपको सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो यही इतना ही पूछा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल को देखो, पूर्वी अफ्रीका में जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहाँ पे पाए जाते हैं, मैंने घास स्थल जहाँ पे मध्यम वर्षा होती है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है वो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में, तो इसमें भी उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल को किन जगहों पे क्या क्या कहा जाता है, तो पूर्वी अफ्रीका में जो है जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है उसको नाम दिया गया है सवाना। वहीं ब्राज़ील में देखें, ब्राज़ील मतलब कि दक्षिणी अमेरिका में कंपोस्ट नाम दिया गया है और वेनेजुएला में इसको जो है लानोस नाम दिया गया है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल जो है इसका क्या क्या नाम है, अर्जेंटीना में इसको पैम्पास बोला जाता है। और अर्जेंटीना कहाँ का वो है, तो पैम्पास मतलब कि ये जो है दक्षिणी अमेरिका का देश है। उत्तरी अमेरिका में इसे प्रेरी का नाम दिया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जाना जाता है शीतोष्ण घास स्थल को। वहीं मध्य एशिया में इसे स्टेपी के नाम से और ऑस्ट्रेलिया में इसे डॉन के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ जो है बहुत ही बेसिक से फैक्ट्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि आपके सी टेट में पूछे जा सकते हैं। आपको जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है केवल आप उन्हीं को देखिए, बाकी पूरी बुक पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरा वो टाइम वेस्टेज के बराबर होगा। तो आप हाईलाइटेड पॉइंट्स के थ्रू पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है। और ऐसे ही आप पूरी डेली आपको अपडेट मिलती रहेगी। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं और उसका बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो अगर आपको यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। थैंक यू।